अस्सलाम वालेकुम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता। इस वक्त बैनुल-अक़वामी सियासत में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां वाक़ हो रही हैं। सऊदी अरब ने अमरीका को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त अमरीकी सदर मशरिक़ वुस्ता का एक अहम तरीन दौरा कर रहे हैं। इस दौरे की सियासी अहमियत, मौशी अहमियत और जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। अमरीकी सदर का ये दौरा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े का हल और इसके साथ साथ ईरान, रूस और चीन के खिलाफ एक नए महाज को कायम करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात का जायजा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे सऊदी अरब ने अमरीकी सदर के गुरूर, तकब्बुर और उनकी अकड़ को झुकने पर मजबूर कर दिया। तारीख ये बताती है कि अमरीका में सदारती इंतखाबात के दौरान जब कैंपेन चल रही थी तो जो बाइडेन की जानिब से ये कहा गया, जब तुर्की में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोग्जी को कत्ल किया गया सऊदी सफारत खाने में, तो उसका बराह रास्त इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर लगाया गया और जो बाइडेन ने एक हार्ड लाइन इख्तियार की सऊदी अरब के खिलाफ और इस कत्ल का जिम्मेदार जब मोहम्मद बिन सलमान को ठहराया अमेरिका ने, तो इसके साथ ही जो बाइडेन ने सऊदी अरब को तन्हा करने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि वो डिप्लोमेटिकली सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया से आइसोलेट कर देंगे। उन्होंने सऊदी अरब को अछूत रियासत डिक्लेयर किया। उन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान सऊदी अरब को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब जब जो बाइडेन अमेरिका के सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने मुंतखब होने के बाद सबसे पहले सऊदी अरब से जो हथियारों की खरीदो फरोख्त का मुआहिदा था उसको मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया। इसके बाद अमरीकी सदर ने मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी बादशाह हैं, मुस्तकबिल के अंदर वो मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब को रूल करेंगे, रन करेंगे, उनसे बात करने से इनकार कर दिया और एक मुकम्मल तौर पर एक डेडलॉक था सऊदी अरब के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। मगर सऊदी अरब की सबसे बड़ी गुड लक अमेरिका की जंगी ज़हनियत है और रूस को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी अब अमेरिका के गले पड़ चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग ने जहां पर पूरी दुनिया पर एक तीसरी जंग अजीम को आगाज करने की कोशिश की है, उसकी बुनियाद फराहम की, दुनिया को एक नई जंग के खौफ में मुब्तला किया, वहीं पर ग़ज़ाई किल्लत, महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अमेरिका को परेशान कर दिया। जो बाइडेन को अब अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात की तरफ बढ़ना है और इस वक्त जो बाइडेन की जो मकबूलियत है वो तारीख की कम तरीन सतह पर है और जो बाइडेन के पास जो सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लेकर आना, ये उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज के पेश नज़र जो बाइडेन ने सरेंडर किया, सरेंडर इस तरीके से किया कि सऊदी अरब को पहले रिक्वेस्ट की गई कि आप अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अब जब ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की जो तंजीम है ओपेक, सऊदी अरब उसका सरबराह है और सऊदी अरब एक बड़ा शेयर रखता है पेट्रोल को ज़ेरे ज़मीन निकालने के हवाले से। तो जब ये दरख्वास्त की गई कि अगर सऊदी अरब पेट्रोल की प्रोडक्शन को बढ़ा दे तो अमेरिका के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ सकती है, महंगाई का जोर कम हो सकता है, लेकिन सऊदी अरब ने जो बाइडेन के माजी का जो करैक्टर था जमाल खाशोग्जी के हवाले से, दिफाई मुआहदे को ख़त्म करने के हवाले से और बात करने से इनकार के हवाले से, तो सऊदी अरब ने भी वाज़े तौर पे अमेरिका की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया।
اس درخواست کے بعد امریکہ کے پاس اب کوئی آپشنز نہیں ہیں. جو بائیڈن کے پاس آپشنز نہیں ہیں، وہ روس کے سامنے جھک نہیں سکتے، وہ یوکرائن کی جنگ کے حوالے سے شکست تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات طے ہے کہ یوکرائن کی جنگ اگر رشیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو وہیں پوری دنیا کی اکانومی اس ایک جنگ کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، اور اس بیٹھنے کی وجہ سے آج امریکہ کو سعودی عرب کے قدموں میں بیٹھنا پڑ رہا ہے. اب سعودی عرب نے جب یہ ریاکشن شو کیا تو پھر اس کے بعد جو بائیڈن نے اپنے ماضی کے سٹانس سے 2 قدم پیچھے ہٹے اور ہٹ کر انہوں نے سعودی عرب کی جانب دوبارہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اور جب یہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو ان کو امریکہ کے اندر تنقید ہو رہی ہے کہ الیکشن میں آنے سے پہلے آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے، آپ تو چھوت ریاست ڈکلیئر کر رہے تھے، آپ تو سعودی عرب کو تنہا کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن آج آپ معیشت کے ہاتھوں، مصلحت کے ہاتھوں، وہ اقدار جن کو آپ چیخ چیخ کر اپنی الیکشن کیمپین میں لوگوں کو بتا رہے تھے، اس کو آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے، کیونکہ آپ کو معاشی جنگ بھی جیتنی ہے اور آپ کو روس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے. تو اب جب یہ کمپرومائزنگ پوزیشن آئی ہے تو اس پوزیشن کے اوپر جو بائیڈن کا بھی ایک سٹانس ہے. اس سٹانس کے اوپر جو بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ سعودی عرب کا دورہ اسرائیل کی خاطر کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو مضبوط کریں دفاعی لحاظ سے. وہ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک سے اسرائیل کے تعلقات بہتر ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، چین اور رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئے اتحادی تیار کرنے پڑیں گے. تو جو بائیڈن اب اسرائیل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اسرائیل کے پیچھے چھپنے کی کوشش ہے، فلسطینی ریاست کے حوالے سے تو ہم گفتگو کریں گے ہی کریں گے، لیکن اب جب وہ جدہ پہنچ چکے ہیں، ایک خلیجی ممالک کی ایک کانفرنس کے اندر وہ شرکت کر رہے ہیں جہاں پہ وہ عراق، مصر، اردن اور دیگر عرب ممالک کی قیادت سے ملاقات کریں گے، تو وہیں پر ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو کہ ان سے پوچھا بھی جا رہا ہے اور ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ آپ جب سعودی ولی عہد سے ملاقات کریں تو آپ انسانی حقوق کی بات کریں، آپ جمال خاشقجی کے حوالے سے اپنے سٹانس پر قائم رہیں، اور آپ ایسا کوئی جسر شو نہ کریں جس سے کہ آپ امریکہ کے اندر کمپرومائز نظر آئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیلنج ہے کہ اگر وہ سعودی عرب گئے اور انہوں نے ملاقاتیں کی اور سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں کمی نہ آئی، امریکن پیٹرول پمپس کے اوپر اس دورے کے اثرات مرتب نہ ہوئے، تو یہ بھی جو بائیڈن کے لیے بہت بڑی ڈیفیٹ ہوگی. لیکن ایک طرف جہاں پر امریکہ کو سعودی عرب کی ضرورت ہے، وہیں سعودی قیادت کو بھی امریکنز کی ضرورت ہے. محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے جو ثقافتی کرافٹ ہے اس کو مکمل طور پہ چینج کیا ہے، بہت ساری اصلاحات کی ہیں، سینما گھر کھل گئے ہیں، خواتین کو بہت ساری آزادی وہاں پہ دے دی گئی ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے کافی تبدیلیاں، ریفارمز وہاں پہ کی گئی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک ماڈرن سعودی عرب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دفاعی لحاظ سے وہ تمام مراد حاصل کریں جیسے وہ ماضی کے اندر امریکہ سے حاصل کر رہے تھے. اب ایک طرف تو سعودی عرب کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو اس خطے کے اندر ایران کے اگینسٹ مضبوط کیا جائے، اس کو دفاعی لحاظ سے مضبوط کیا جائے، اور وہ اپنے آپ کو سٹل ایک امریکن بلو آئیڈ کے طور پر رکھنا چاہتا ہے کہ اس کا جو دفاع ہے وہ سعودی عرب امریکہ کے ہاتھ ہی اپنے آپ کو ایک محفوظ سمجھتا ہے. لیکن اس پورے سینیریو کے اندر کانگریس میں ایک بل پاس ہوا. اس بل کے اندر انہوں نے جو دفاعی ایگریمنٹ ہیں اس کو محدود کیا ہے. محدود کرنے کے حوالے سے سعودی عرب چونکہ امریکن اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے، تو یہ ایک قدغن لگائی گئی ہے کہ جو امریکن اسلحہ ہے وہ یمنی باغیوں کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہ یمن کے اگینسٹ استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ چیلنج ہے امریکی کانگریس کی طرف سے
बाइडन साहब को कि अब तो एक कानून के तौर पे, एक बिल के तौर पे बात मंजूर हो गई है और इस बिल में बाकायदा तौर पे सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी का जिक्र बाकायदा तौर पे किया गया। बाइडन जब जा रहे थे तब बाकायदा तौर पे व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज हो रहा था और खशोगी की जो मंगेतर है वो भी बाकायदा तौर पे जो बाइडन से बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ रही थी और उनको याद दिला रही थी कि उनका माजी में सऊदी अरब के हवाले से स्टांस क्या रहा है। अब जब सऊदीज देख रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है तो सऊदीज ने कुछ कंसेशंस दी हैं। कंसेशन नंबर 1 ये है कि बाइडन के इस दौरे से पहले उन्होंने पेट्रोल की प्रोडक्शन में कुछ इजाफा किया। इस इजाफे की वजह से कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिला है अमेरिका को भी और दीगर मुल्कों को भी, जस्ट लाइक पाकिस्तान। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि फ़ज़ाई हदूद को बाइडन के आने से पहले मुकम्मल तौर पर दुनिया के हर मुल्क के लिए खोल दिया गया, यानी कि इसराइल के लिए अब सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद को मुकम्मल तौर पे खोल दिया गया है और अब ये तवक्को की जा रही है कि जो समुद्री हदूद हैं वो भी इसराइल के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएंगी। इसी तरीके से बाइडन अब जब जद्दा पहुंचे हैं और सऊदी बादशाह से वो मुलाकात भी कर रहे हैं तो ये भी तारीखी लिहाज से एक दिलचस्प बात है कि वो वाहिद अमरीकी सदर हैं जो बराह रास्त इसराइल से सऊदी अरब पहुंचे हैं, यानी डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए। तो ये भी एक मैसेज कम्युनिकेशन है। इस मैसेज कम्युनिकेशन में ये क्लेम किया जा रहा है कि दीगर मुसलमान ममालिक की तरह, अरब ममालिक की तरह सऊदी अरब भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए जा रहा है और इन सफारती ताल्लुकात के तहत ही वो बाकायदा तौर पे इसराइल को बतौर रियासत वो तस्लीम कर लेगा। लेकिन कुछ कुव्वतें क्लेम कर रही हैं कि इतना आसान नहीं है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि वो तमाम मुसलमान ममालिक जो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं कर रहे, नहीं करना चाहते, उनका प्रेशर सऊदी अरब के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन वो एक नीम रजामंदी के तहत अनअनाउंस्ड एक तरह से बर्फ को मुकम्मल तौर पे पिघला चुके हैं। अब अगली वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो ईरान के अगेंस्ट एक पूरा एक अलायंस बन रहा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से और जो स्ट्रैटेजी है कि इस रीजन के अंदर ईरान को, चीन को, रूस को काउंटर किया जाए, केटर किया जाए, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मईशत की तबाही ने और जो जंगी जुनून है उसने अमेरिका को एक कमज़ोर पोजीशन पे खड़ा कर दिया है। वो मोहम्मद बिन सलमान जिसके साथ वो हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, शक्ल नहीं देखना चाहते थे, अब जो बाइडन को उनके दर पर झुकना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी, सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहता है, वो दफाई मुआहदों पर अमल चाहता है, उसको भी अमेरिका की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि अमेरिका को सऊदी अरब की ज़रूरत है। बट एट द एंड ऑफ द डे देखना ये है कि जो बाइडन इंसानी हकूक़ के हवाले से और दीगर चेंजेस के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से वो सऊदी अरब को कितना रिफॉर्म कर पाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़ा अलमिया होगा अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता है अमेरिकन डिक्टेशन के ऊपर, और अगर सऊदी अरब तस्लीम कर लेता है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। और अगर इसी तरीके से अमेरिकन प्रेशर के तहत मुसलमान ममालिक वो झुकते रहे अमेरिका के आगे, इसराइल के आगे, तो कल को मकबूजा कश्मीर के अंदर वो अमीर तरीन ममालिक की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर शायद पाकिस्तान इन मुआशी बड़े मुल्कों को शायद रोक ना पाए, अमेरिकन लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट एट द एंड ऑफ द डे आज का दिन सऊदी अरब के लिए इस हवाले से बहुत कामयाब है कि उसने जो बाइडन को झुकने पर मजबूर कर दिया, और इस झुकने की कीमत बाइडन को अमरीकी इंतखाबात में, मिड टर्म इंतखाबात के अंदर ज़रूर अदा करनी पड़ेगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।